इन्वेस्टिगेशन को आप कैसे देख रहे हैं अभी तक, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है अभी तक? अब जिन्होंने एस ट्रस्ट बनाया था उन्हीं की एसआईटी है। मुख्यमंत्री जी गिनाते नहीं थकते थे कि हम इतने दिन अयोध्या जा रहे हैं, इतने दिन काशी जा रहे हैं। आखिर अयोध्या और काशी में जाके क्या करते थे और इतनी चंदा चोरी होती रही, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब देंगे? क्या वहाँ केवल दर्शन मात्र के लिए जाते थे या बाकी चीज़ें भी देखते थे? और बाकी चीज़ें जब हुई हैं तो बताओ, अगर यहीं कोई पीडीए परिवार का व्यक्ति होता, कोई समाजवादी होता, तो पता नहीं अब तक कितने बार उसका घर बुलडोजर से चला के दफन कर दिया जाता। लेकिन जितने भी जिम्मेदार हैं, एक एक जिम्मेदार को मेरा आपके मंच से खुला आरोप है, दिल्ली की भी सरकार, लखनऊ की भी सरकार और इन सरकारों के अधीन आने वाले पूरे के पूरे सिस्टम पूरी तरह से चंदा चोरों को बचाने पे लगे हैं। साधु संतों का घोर अपमान हो रहा है। अयोध्या के जो साधु हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं कि अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, लूट हुई है, भगवान प्रभु श्री राम की मर्यादा को तार तार किया गया है। लेकिन ये तो शंकराचार्य लोगों की भी सुनने को तैयार नहीं है। बताइए क्या हाल किया है शंकराचार्य, हमारे जो चारों पीठों के पीठाधीश्वर जो हमारे स्वामी शंकराचार्यगण हैं, क्या उनकी एक भी बात को माना है? ऐसे ही सनातनी हैं, ये जो बात कह रहे हैं वही सनातन है, इनकी बात जो ना माने वो सनातन विरोधी है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को, घमंड में न रहना। आपकी पार्टी बनी थी 80 में और ये सनातन आदिकाल से, सदियों से, युगों से चला रहा है, कोई भाजपा की देन नहीं है। इसलिए सनातन के ठेकेदार बनने की कोशिश न करो। अगर जरा भी शर्म है, जरा भी आंखों में पानी है, जरा भी प्रभु श्री राम के प्रति आपके दिल में आस्था है, तो कम से कम ऐसे चंदा चोरों को कठोरतम कार्रवाई देनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और भाजपा ये कहती है कि जिन्होंने राम को ही नकारा है वो राम मंदिर की क्या बात करेंगे? कभी हम लोगों ने राम को नहीं नकारा है। ये बीजेपी के लोग गुमराह करते हैं। जब जमीन का कोई विवाद मानी न्यायालय में लंबित है तो क्या न्यायालय के फैसले आने का इंतजार नहीं किया जाएगा? और ये बीजेपी के लोग पहले जवाब तो इस बात का दें, पूरे देश और दुनिया के हिंदू पूछ रहा है कि 90 से लेके आज तक जितना लोगों ने चंदा दिया है उसका हिसाब किताब कहां है? और मैं आज फिर कह रहा हूं इस मंच से, ये जो बैठे हैं अयोध्या में अभी, ये छोटी मछलियां हैं, ये पैसे की सप्लाई कहीं दूर दूर तक जा रही है। इस बात की जांच करनी चाहिए। आप कितनी दूर? बहुत दूर तक जा रही, जहां तक आप पहुंच पाएंगे। तो आपको पता है बहुत दूर जा रही है? बिल्कुल, आप जांच करिए ना। बचाया क्यों जा रहा, फिर उनको बचाया क्यों जा रहा है, इसका जवाब दे दें। क्यों बचाया जा रहा है? इसीलिए बचाया जा रहा है कि अगर नहीं बचाएंगे तो इन दूर वालों की भी पोलें खुल जाएंगी। अब चर्चा करते हैं हम आपके साथ आपके सहयोगी दल कांग्रेस की। उसमें है इमरान मसूद और वो एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। अभी समय है चुनाव में, लेकिन वो शायद इसलिए बयान दिए जा रहे हैं, जो इंटरप्रिटेशन ये है कि आप से वो नेगोशिएट करेगी, कांग्रेस पार्टी नेगोशिएट करेगी सीट शेयरिंग में। और उन्होंने जो 2024 में आपका परफॉर्मेंस रहा उसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को दे रहे हैं। देखिए, मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा जो लोग इंडिया अलायंस के मजबूती में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान मसूद वही कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस पार्टी के सम्मान नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मान नेता और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, जिस दिन मिलके कोई फैसला लेंगे हम उस फैसले को अंतिम मानेंगे। क्या इमरान मसूद या उनको लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है समाजवादी पार्टी से वार्ता करने का, नेगोशिएशन करने का? और नहीं किया है तो इस तरह की बयानबाजियों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। मैं उस बात को गंभीरता से लेता हूं जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिवस पर कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही, उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी कही और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने लिखा, मैं उस बात को गंभीरता से लेता हूं।
जिस दिन कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह देंगे कि हमारी तरफ से इमरान मसूद ही सर्वे सर्वा और फैसला लेंगे, हम उस दिन उनकी बात को गंभीरता से लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस तरह के लोगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो लेकिन रुकने के लिए भी तो नहीं कह रही कांग्रेस पार्टी। तो अब इसका जवाब तो कांग्रेस की लीडरशिप देगी, हम तो नहीं दे सकते। हम ये जानते हैं हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत ईमानदारी से जिस किसी का भी साथ दिए हैं, जब कोई गठबंधन किए हैं, बहुत ईमानदारी से उस गठबंधन धर्म का पालन किया है। 17 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था, लगभग 105 सीटें हम लोगों ने दी थी और 105 सीटों के अलावा भी अमेठी और रायबरेली में सिटिंग विधायक सारे हमारे थे, लेकिन उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। उन बातों को भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए और जीती थी कांग्रेस पार्टी केवल 7 सीटें, केवल 7 सीटें जीती थी। अभी जब 19 के लोकसभा के चुनाव में आदरणीय बहन जी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, उत्तर प्रदेश की जितनी बेहतर सीटें थी अगर उन्होंने चुन लिया था तो सम्मान में हमारे नेता ने छोड़ने का भी काम किया था। 22 के चुनाव में कई छोटे छोटे दल जो आजकल बहुत ज्ञान दे रहे हैं और आप लोग उनके ज्ञान को लंबा लंबा प्रसारित कर रहे हैं, ये भी सदन में अगर बैठे हैं तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताकत पर बैठे हैं। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते, जिम्मेदार नेता होने के नाते और समाजवादी पार्टी की जो स्पिरिट है भारतीय जनता पार्टी को हराने की, देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुरूप मैं समझता हूं मैं ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करने जा रहा है जिसकी वजह से कहीं कोई गठबंधन पे कोई आंच आए। और रही बात इनकी, जिनके आप नाम बार बार ले रहे हो, इनके लिए पार्टी तय करे कांग्रेस पार्टी। आपने कहा कि छोटे छोटे दल आपके साथ थे 2022 में, और उसी छोटे दल के एक नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी को बर्थडे के दिन कुछ सलाह भी दिया और कुछ टिप्पणी भी की कि वो एसी-पीसी की राजनीति करते हैं। अब ये लोग गंभीरता बनाने के लिए, चर्चा में आने के लिए इस तरह की अनगढ़ बयानबाजी करते हैं। अखिलेश यादव जी समाजवादी आंदोलन के वो तपे तपाए लोहा हैं जो मैं समझता हूं जिनको कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी गर्मी, सर्दी, बरसात कभी डिगा नहीं सकती अपने उद्देश्य से। वो हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। और जिनकी बातें कर रहे हैं, अगला कभी मौका मिले तो इनसे पूछिएगा कि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या बातें की थी, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या क्या बातें करके गए थे। क्या आज वो अपनी बातों पे कायम हैं? अगर कायम हैं तो उनकी वर्तमान बातों को हम थोड़ा सा तवज्जो दे देंगे। जब पुरानी बातों पे जो कायम ना हो, उनकी वर्तमान बातों पे चर्चा करके मैं अपना समय नहीं खराब करूंगा। बस एक सवाल गठबंधन पर, क्योंकि आपने कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, तो क्या कांग्रेस भी करती है? जो डीएमके के साथ हुआ, उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने डीएमके को बताया तक नहीं, और वो टीवीके के साथ अलायंस में गवर्नमेंट उन्होंने बनाया। तो आपको क्या इंडिया ब्लॉक को, और ख़ास करके आप बहुत ही प्रमुख पार्टी हैं, आपको इस बात का लगता है कि शायद कांग्रेस को बताना चाहिए था? देखिए, अभी इसका फैसला तो कांग्रेस पार्टी के लोग लें कि उन्हें क्या फैसला लेना, उनका अपना आंतरिक मामला है, और उस फैसले को किस रूप में ले रहे हैं ये डीएमके के साथियों का मामला है। लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस में हम लोग हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में मीटिंगों में रहते हैं, हर अभियान में साथ रहे, मैं इतना ही कह सकता हूं डीएमके के पास जो भी क्षमता थी, और देश की चौथे नंबर की नहीं 5वें नंबर की वो सबसे बड़ी पार्टी थी, अब चौथे नंबर की हो गई चूंकि टीएमसी बीच से हट गई। जब भी कभी मौका आया तो डीएमके के साथियों ने 100% इंडिया अलायंस का साथ दिया है। मुझे याद है 17 अप्रैल को वोटिंग हो रही थी डिलिमिटेशन बिल पर, 23 तारीख को तमिलनाडु में चुनाव थी, और 17 तारीख को डीएमके के 22 के 22 साथी अपना चुनाव छोड़ के डिलिमिटेशन बिल को बचाने के लिए यहाँ पे अपना वोट कर रहे थे, अपना खुद का चुनाव छोड़ के। ये बात मुझे जरूर याद है, डीएमके के साथियों ने इंडिया अलायंस का साथ दिया है। अब उनके साथ चूंकि हमारे पार्टी का वहाँ तक संगठन नहीं है तमिलनाडु तक, कांग्रेस के साथी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस के साथी तय करें, हम इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।